जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में प्यार को, खुशियों को, पावर को, नॉलेज को और पॉजिटिविटी को भर भर के आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो इम्पोर्टेंट डायरी के पॉइंट्स हैं उनको लेकर बात करेंगे। साथ ही जो अभी चल रहा है 1-2 दिन में उसको लेकर भी थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल पर हेडिंग दिखी है, द आर्ट ऑफ लिविंग, स्वराज क्या है, छावा, आरएस प्रीलिम्स रिजल्ट, टेलीपैथी एंड मास्टर ऑफ योर इमोशंस। तो इन पॉइंट्स पर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। 1-2 बुक की समरी पर भी बात करेंगे, ठीक है साथियों। तो इससे पहले जो हमारा रूल है कि ग्रेटिट्यूड हमको शो करना है, तो हम उसको शो करते हैं थोड़ा कि धन्यवाद माँ, जो मतलब मैंने लिखा अपनी डायरी में कि धन्यवाद माँ मुझे पढ़ने की और पढ़ाने की बहुत अच्छी कला देने के लिए, साथ ही मुझे तन ढकने के लिए अच्छे वस्त्र देने के लिए जिससे सर्दियों में मेरी रक्षा होती है रात को सोते समय। धन्यवाद माँ मुझे अच्छी आदतों के प्रति जागरूक करने के लिए। धन्यवाद माँ मुझे अपना असीम प्रेम और वात्सल्य प्रदान करने के लिए। धन्यवाद माँ मुझे अनमोल मुस्कुराहट देने के लिए जो मेरे नेवर गिव अप एटीट्यूड को दर्शाती है विनम्रता के साथ। धन्यवाद माँ मुझे असफलताओं के प्रति सकारात्मक नज़रिया देने के लिए। धन्यवाद माँ मुझे बहुत अच्छा मोबाइल देने के लिए जो कि कंटेंट क्रिएशन में मेरी सहायता करता है। धन्यवाद माँ मेरा आत्मविश्वास मजबूत बनाए रखने के लिए। धन्यवाद माँ मुझे ऐसे चाहने वाले साथी देने के लिए जो मेरे मुश्किल समय में भी मुझे प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद माँ मुझे बहुत सुंदर बड़ी बड़ी आँखें देने के लिए जिनसे मैं आपको और आपके संसार की खूबसूरती को देख पाता हूँ। और धन्यवाद माँ उन सब चीज़ों के लिए जो मुझे पता भी नहीं है और आप वो मेरे लिए करती हैं। धन्यवाद माँ मेरे भावनाओं को संतुलित करने के लिए, मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं। पहली हेडिंग ले लेते हैं हम, आरएस प्रीलिम्स रिजल्ट। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि मेरे नंबर अच्छे हैं जैसा कि कट ऑफ बताई जा रही थी, तो ऐसे ही था, लेकिन अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है उसमें मेरा नंबर मुझे दिखा नहीं, रोल नंबर। तो रिज़ल्ट यही है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो पहली हेडिंग हुई क्लियर। दूसरी पर बात करते हैं साथियों। दूसरी पर बात ये है कि मैं एक करीब 3-4-5 सालों के बाद एक फ़िल्म का मैंने यूट्यूब पर देखा रिव्यू। लोग बहुत इमोशनल थे और मैंने सुना भी था पहले भी कि शिवाजी के जो छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र हैं, महान वीर पुत्र संभाजी महाराज, जिनको छावा भी कहते हैं, छावा मतलब होता है शेर का बच्चा। तो उनके बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने कितने अमानवीय यातनाएं सही थी और कितने वो बहादुर थे, लेकिन उसको कभी बड़े पर्दे पर ऐसा देखने का मौका नहीं मिला। तो लेकिन एक मूवी आई है छावा, ठीक है। तो उसका मैंने यूट्यूब पर थोड़ा रिव्यू आया मेरे सामने अपने आप, तो मेरी भीतर वो अपने आप ही जो होता है ना, एकदम से करंट सा आ जाता है, तो वैसा हुआ। तो मैंने कल ही उसका टिकट ले लिया था रात के शो के। फिर मैंने उसको देखा रात में और बस ये है कि देखने के बाद उसमें एक लाइन आती है कि जब वो कैद में होते हैं और लहूलुहान होते हैं, उस समय औरंगज़ेब उनसे पूछता है कि तुम ये बताओ कि स्वराज क्या है, छावा। तो वो कहते हैं कि जो तुम समझते हो ना कि स्वराज कोई पद है या फिर कुछ एक अलग टाइप का ओहदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वराज यानी एक सोच जहाँ पर सभी शांति से रह सके, सभी खुशी से रह सके, और यदि मैं चला भी जाऊँगा तो मेरे बाद भी ये सोच ज़िंदा रहेगी। तो इस तरह की उसमें एक भाव था जो कि बहुत ही खूबसूरत भाव था, बहुत अच्छी सोच थी कि जो महान लीडर होते हैं, जो बड़े-बड़े लीडर होते हैं, वो अपने पीछे अपनी सोच के आधार पर अपने हज़ारों वीरों को छोड़कर चले जाते हैं, फिर वो उनके उन सपनों को पूरा करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही प्रेरणादायी थी। जितनी तारीफ़ें की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो वीरता, वो त्याग, वो बलिदान का स्तर बहुत ही अलग है। और यदि आप नहीं गए हैं वो फ़िल्म देखने तो ज़रूर देखिए, और आपको भी एहसास होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने कमिटमेंट के लिए जीता है, चाहे वो अपने राष्ट्र के लिए हो, चाहे वो अपने प्रेम के लिए हो, चाहे अपने उच्च आदर्शों के लिए हो, तो वो कितने ऊँचे स्तर पर जा सकता है और इतना दर्द सह सकता है कि एक बार तो दर्द भी शर्मा जाए कि इस व्यक्ति के सामने मैं भी छोटा हूँ। तो इस तरह की यातनाएँ उन्होंने सही। और
बस यही है कि आप भी एक बार देखिए और जानिए, थोड़ा आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और अपने महान आदर्शों पर आपको गर्व होगा और शान से सर उठाकर जब जियोगे तो एक नाम आपको छत्रपति संभाजी महाराज का भी मिलेगा, जिनको प्यार से छावा कहते हैं, ठीक है। तो साथियों इसमें एक चीज़ और थी जिसके आधार पर मैंने इसमें एक वर्ड जोड़ा है, टेलीपैथी। इस फ़िल्म को देखने के दौरान एक चीज़ मैं हमेशा उसमें नोटिस करी मैंने कि जो उनका कन्वर्सेशन था उनकी पत्नी से, वो कई बार ऐसा दिखाया गया कि टेलीपैथी के माध्यम से भी था। वो कुछ सोचते थे तो उसी टाइम पर उनकी जो पत्नी है वो मन में उसे महसूस कर लेती थी, उसे सुन पाती थी और फिर वहाँ से एक उत्तर जाता था, फिर वो उनके मन तक पहुँचता था। तो साथियों ये बहुत ही विशेष विद्या है और मेरा इस पर दृढ़ विश्वास है। मैंने बीके शिवानी जी के जो वीडियोज़ होते हैं वहाँ भी इसको सुना है और मैंने अपने जीवन में महसूस किया है और मैं इसका प्रयोग भी करता हूँ अपने तरीके से। तो साथियों इसको लेकर मैंने कुछ एक बुक की समरी कवर करी है, तो उसको मैं कुछ बात करूँगा। द मिस्टीरियस पावर ऑफ टेलीपैथी। पहले तो हम साथियों जान लेते हैं कि टेलीपैथी क्या है। तो टेलीपैथी को ये भी कहते हैं दूरानुभूति। दूरानुभूति यानी जो व्यक्ति दूर है ना, उसकी भी अनुभूति हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि बिना किसी डिवाइस या बिना किसी वायर के माध्यम से, बिना आप कोई विशेष रूप से कोई जैसे फ़ोन पर बोलते हुए ऐसे बिना कुछ बोले या बिना कुछ लिखे, केवल मन से ही अपने विचार आप दूसरे तक पहुंचा पाते हो और वो बात वहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जिनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, इमोशनल लेवल पर बहुत हाईली इमोशनली कनेक्टेड होते हैं जो पर्सन, उनके बीच ये बहुत तेज़ी से होता है। और मेरा ये बिलीफ है इसमें, जो मैंने बीके शिवानी जी के उसमें सुना था एक बार वीडियो में, कि ये तस्वीर के थ्रू भी बहुत तेज़ी से हो जाता है। जब हम अपने गुरुजी से या फिर किसी अपने विशेष व्यक्ति से तस्वीर के माध्यम से कई बार प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं बहुत जल्दी कनेक्ट भी होती है, तो उसमें ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक रूल है, तो आप इसे अपने जीवन में अपने तरीके से प्रयोग कर सकते हो कि भाई ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। यानी कि विचारों की तरंगे जो वाइब्स होती है वो भी ब्रह्मांड में बहुत तेज़ी से ट्रेवल करती है और मस्तिष्क से मस्तिष्क यानी माइंड टू माइंड ये कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पावर है जो उसमें मेरे को देखने को मिली और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। आप भी इसे अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से, ठीक है। तो आप इसे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथियों अब दूसरा हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लिविंग को लेकर। तो ये एक बुक है बाय बॉब प्रॉक्टर। तो हम देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस अंदर की आवाज़ फॉलो करो। तो साथियों ये अंदर की आवाज़ से याद आया कि आज थोड़ा सा मैं सुबह सुबह ऐसे ही बैठा था चुपचाप। आज मैं थोड़ा वर्कआउट पे भी नहीं गया सुबह, तो मैं शांति बैठा था ऐसे ही कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, ऐसे ही थोड़े नेगेटिव थॉट चल रहे थे। तब भी अंदर से मेरे आवाज़ आई कि क्या सोच रहे हो तुम। आजकल मेरे को ये आवाज़ अच्छे से अब सुनाई देने लगी है कि क्या सोच रहे हो तुम, क्यों परेशान हो, ऐसा ऐसा। तो बोले कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और मैं साथ हूँ। मतलब एक अंदर से आवाज़ आती है मेरी अंतरात्मा की कि मैं साथ हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं खुद ही रिप्लाई देता हूँ कि नहीं मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों फिर ही मैंने एक कोट लिखा ईश्वर के आशीर्वाद से कि यदि मुश्किल समय में आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हो और उसका पूर्ण विश्वास के साथ अनुसरण कर पाते हो, तो विश्वास कीजिए आपको आपकी कल्पना से भी अधिक की प्राप्ति होगी। तो साथ ही ये कोट अभी लिखा था मैंने 1-2 घंटे पहले इसी सिचुएशन के दौरान। तो इसकी शिक्षा भी यही है इस बुक की कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस अंदर की आवाज़ को फॉलो करें। आप अपने दिन का सदुपयोग करें जितना हो सके और अपनी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी जो है उससे बिल्कुल भी प्रभावित ना होने दें। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको, बल्कि अपना रास्ता आपको खुद बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आप पाओगे। कई बार बिना रेस्पॉन्स के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आप सोचेंगे कि कैसे। साथियों कई बार क्या होता है कि यदि आपने नोटिस किया हो, कोई व्यक्ति किसी की आलोचना या फिर किसी की निंदा आपके सामने करता है और आप उसके सामने के लिए इतना करते हो हाँ हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं आप उसे बढ़ावा देते हो कि वो और ज़्यादा आलोचना करता जाए और ज़्यादा बुराई करते जाए। तो कई बार आप बिना अप्रिशिएट किए भी नेगेटिविटी को रोक सकते हो। आप कह सकते हो कि हाँ ठीक बात है, लेकिन अभी हम कुछ और कर सकते हैं, या फिर अभी इसमें मुझे रुचि नहीं है, या फिर मुझे अभी घर जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप बात को टाल सकते हैं, तो वो नेगेटिविटी वहीं रुक जाती है। तो कई बार बिना रेस्पॉन्स के भी आप काम कर सकते हो, यानी कि नेगेटिविटी को रोक सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी हुआ उसके लिए थैंकफुल रहें, बिकॉज अफसोस करने से लाइफ कभी बेहतर नहीं होती है, ठीक है। तो जितना
संभव हो उतना अच्छा ढूँढने की कोशिश करें, ऐसी शिक्षा भी इस बुक में दी गई है। और आपका एक विचार पूरी दुनिया को बदल सकता है या आपकी दुनिया को बदल सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अपनी कल्पनाओं का यूज़ करें महान जीवन को क्रिएट करने के लिए, और जितना आप अच्छा महसूस करोगे उतनी अच्छी पॉजिटिविटी और उतनी अच्छी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, ठीक है? तो ये शिक्षा आप द आर्ट ऑफ लिविंग बुक से ले सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। एक और बुक मैंने कवर करी है, वो है मास्टर ऑफ योर इमोशंस। साथियों, हम सभी जो मानव हैं, सभी के भीतर भावनाएं होती है, ठीक है? कई बार कुछ व्यक्ति भावनाओं में बहुत ज़्यादा डूबकर जो है गलत निर्णय ले लेते हैं, ठीक है? और कई बार जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को ही ताकत बनाकर बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं नहीं लेते हैं और इतिहास उन्हें हमेशा याद रखता है, तो ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। इमोशंस को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इंजन ऑफ मोशन, यानी कि आपके जीवन को गति देने वाला जो इंजन है ना, वो भावनाएं होती है। जितनी अच्छी, जितनी नेक, जितनी शुद्ध भावनाएं होंगी उतनी ऊंचाई पर आप जाओगे, और जितनी असंतुलित भावनाएं होंगी आपके जीवन में तो उतना ही आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है? तो साथियों, इस पर हम देखते हैं मास्टर ऑफ योर इमोशंस बुक की कुछ शिक्षाएं, ठीक है? कि सारी ऊर्जा और खुशी हमारे अंदर से आती है, हमें ध्यान रखना है। बाहर की परिस्थितियों से जो भी खुशी हमें मिलती है वो केवल 10% ही मिलती है। ये कुछ ऐसा रिसर्च के बारे में इसमें बताया था। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल लिया, कोई गाड़ी ली, कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, फर्स्ट आ गए, तो ये सब जो बाहर की जो कंडीशन है उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो केवल 10% ही मिलती है। बाकी सारी खुशी आपके अंदर से ही आती है। तो आपके ऊपर होता है कि आपको कब खुश होना है या कब नहीं होना है, ठीक है? तो और भावनाओं को संतुलित करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो भावनाओं को एक्सेप्ट करो। भले ही आपको नेगेटिव है भावना आ रही, तो भी आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये नेगेटिव भावनाएं हैं, लेकिन ये रियल नहीं है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये भी साथ ही एक्सेप्ट करना है। टेम्पररी है, समय के साथ चली जाएंगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको नेगेटिव भावनाएं ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाएंगी, ठीक है? फिर आप मजबूती से आगे बढ़ते रहो, खुद को बार बार याद दिलाते रहो, ये टेम्पररी है, चली जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, भविष्य के डर से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो फ्यूचर की वैसी चिंता नहीं करनी है। इसलिए जितना अधिक प्रयास हो प्रेजेंट को बेटर बनाने पर करना है। अपने कार्यों के प्रति रेस्पॉन्सिबल बने, इससे क्या सुधार की भावना बढ़ेगी। इंसान से गलतियां होती है, ये भी आप ध्यान रखो। अतः खुद के प्रति कठोर ना बने, अनावश्यक रूप से बोझ ना दे कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मुझसे ये हो गया, वो हो गया। थोड़ा उदार होकर आगे बढ़ो और सेल्फ टॉक करें पॉजिटिव रूप से और आगे बढ़ें। और एक लेबल दे दे भावनाओं को, जैसे कपड़े होते हैं, तो जैसे आप कपड़ों को बदल सकते हो। मान लीजिए कोई कपड़ा आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बदल सकते हो, सेम ऐसे ही आप भावनाओं को शिफ्ट कर सकते हो। यदि कोई भावना आपको अच्छी नहीं लग रही है, यदि आपको लो फील हो रहा है, तो आप हायर एनर्जी, हायर फ्रिक्वेंसी में जा सकते हो। उदाहरण के लिए आप कोई अपना अच्छा म्यूजिक सुन लो, आपका फेवरेट, आप ऑटोमेटिक आपका एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई लेवल पर पहुंच जाएगी, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस से आप अपनी भावनाओं के मास्टर बन सकते हैं, ठीक है? एक उदाहरण बताता हूँ। कई बार जब भावनाएं शिफ्ट करने का, जैसे कि मान लीजिए मैं कभी बाहर से आ रहा हूँ और मेरा मन थोड़ा सा ऐसे ही मीडियम है, एवरेज है, तो हमारा एक पालतू यहाँ पर डॉगी रहते हैं सड़क पे, तो एक वो हमारे आसपास आ जाता है। जब भी मैं आता हूँ तो वो मेरे साथ खेलने लग जाता है। तो मैं थोड़ा सा अपना जिम का किट विट रख के साइड में, अपने ग्लव्स वगैरह उतार के आराम से 5-10 मिनट उसको देता हूँ, तो उसके सिर पे हाथ फेरता हूँ, वो बहुत अच्छे से पूछ हिलाता है और बहुत खुश होता है वो। तब मुझे भी इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना कि मतलब मेरा इमोशनल जो एनर्जी का है ना, वो शिफ्ट हो जाता है, बहुत बड़ा हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाता हूँ मैं उस समय उसके सिर पर हाथ फेरता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि तुझे मुक्ति मिलेगी, तू अच्छे मृत्यु के बाद अच्छी जगह जाएगा। तो ऐसा कुछ मैं उसको बोलता रहता हूँ मन ही मन में। तो वो भी बहुत ही प्यार से पूछ हिलाता है और बहुत खुशी से मेरे को देखता होता है। तो वो एक अलग ही लेवल होता है। तो ऐसा आप कर सकते हो, जैसे जो आपको अच्छा लगे। कुछ अच्छा लिख सकते हो, कुछ गा सकते हो, कोई अच्छा गीत सुन सकते हो, अपने किसी पालतू जानवर को बहुत प्यार से सहला सकते हो। तो इससे क्या आपका जो इमोशनल लेवल है ना, वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों और प्रेजेंट में खुशियाँ ढूंढें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, तो मैं बोलते समय मैं बहुत आनंदित हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स फैला रहा हूँ। तो ये खुशी होती है। कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहिए लाइफ में, जिससे आपको लगे कि यार कि मेरा जो मैं कर रहा हूँ उससे समाज में या फिर किसी के लाइफ में कोई ना कोई चेंज तो आ रहा है, भले ही थोड़ा थोड़ा आए, लेकिन आ रहा है, मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये क्या आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा कि यार मेरी लाइफ काम आ रही है, मैं इसको वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी आपको आगे बढ़ने में और सहायता देगा। इसके अलावा इमोशंस को
जो है ना, थोड़ा-सा हमको ये भी देखना है कि यार इमोशंस हमको कुछ बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप सैड हो, तो वो इमोशन आपको बता रहा है कि आपको हील होने की आवश्यकता है। यानी कि हो सकता है आप ध्यान नहीं कर रहे हो सकता है आप योगा को नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपको ये दिखाने आ रहे हैं कि कुछ-कुछ चीज़ों की आपको नीड है, जिन पर आपको काम करना है। यदि आप सैड हो, तो आप योगा कीजिए, आप थोड़ा डीप ब्रीथिंग कीजिए, आप खुली हवा में घूमिए, आप थोड़ा पॉज़िटिव सोचना शुरू कीजिए, ठीक है? आप थोड़े ऐसे महान लीडर्स को पढ़िए जो अपनी लाइफ़ में पहले बहुत असफल हुए थे और बाद में उन्होंने झंडे गाड़ दिए सफलता के। तो कहीं न कहीं वो आपको एक मौका देती है लाइफ में कुछ अच्छा ऐड करने का, जिसकी आपको आवश्यकता है, ठीक है? दूसरा इमोशन है एंगर का, तो ये आपको दर्शाता है कि भई आपकी लिमिट कहाँ है, क्योंकि आपको एंगर तभी तो आएगा ना कि जब आप लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपको दर्शाता है कि अच्छा, आप इतनी चीज़ को इतनी सीमा तक टॉलरेट कर पाते हो, उसके आगे नहीं कर पाते हो। तो कई बार वो आपकी सीमाओं को जो है दर्शाती है, तो वो और सुधार करने की प्रेरणा देती है। इसके अलावा हैप्पीनेस का इमोशन आपको बताता है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो, तो ये आपके लिए यदि लॉन्ग टर्म में आपको हैप्पीनेस दे रही है, तो मतलब इसका मतलब ये अच्छी है। आप लाइफ़ को बैलेंस कर रहे हो, तो आप उसी तरीके से उसे मेंटेन रखिए। तो इस तरीके से इमोशंस आपको गाइड करते हैं, ठीक है? तो इस पर एक शायरी मैंने लिखी हुई थी कि भावनाएँ मेरी मित्र हैं और शब्द मेरे यार हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तब होता गज़ब प्रहार है। तो साथियों, जब भावनाओं को अच्छे-अच्छे शब्दों में पिरोकर पेश किया जाता है शायरियों के रूप में, कविता के रूप में, तो वो संसार के दिलों पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ती है, इसलिए मैंने इसको लिखा। और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा पर्सन अट्रैक्टिव भी होता है, सभी को आकर्षित भी करता है, बहुत अच्छा प्रशासक भी होता है, बहुत ही प्रेरणादायी भी होता है, बहुत अच्छे लीडर्स और महान राजाओं की ये निशानी होती है, ठीक है? और ऐसे ही एक भगवद गीता में एक श्लोक भी आता है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो अपनी जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि में भी एक जैसा रहता है, ठीक है? उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ठीक है? लगभग यदि इसमें कोई कमी हो तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लगभग भाव मैं यही समझता हूँ इस बात का, जो मैंने आपको बता दिया है कि जो अपने इमोशंस को काबू रखता है, जो स्टेबल होता है, ठीक है? और जिसका भावनात्मक बौद्धिकता का स्तर बहुत उच्च होता है, वो संसार में बहुत ही कल्याणकारी जीवन जीता है, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है, अपने घर के कर्तव्य को भी बहुत अच्छे से निभाता है और अपने जीवन को संतुलित तरीके से लेकर आगे बढ़ता है। और ये गुण हम सभी मानवों में होना चाहिए, यदि हम बहुत अच्छे से अपने निजी और सार्वजनिक जीवन को संतुलित रूप से जीना चाहते हैं और एक महान उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं संसार के लिए, ठीक है? तो इमोशनली स्टेबल रहिए। आशा है कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है? और ये मुझे पूरा विश्वास है कि एक भी यदि शिक्षा आप ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन को बहुत फ़ायदा होगा। तो साथियों, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। सिर्फ एक व्यक्ति को ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिए और जो भी आप सीखते हैं वो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे और अच्छा लगता है, ठीक है साथियों? और भूलना मत, 21वीं सदी हमारी है। नेवर फॉरगेट, यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। जल्दी मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो।